हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेज में हम परिवहन से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे और सड़क, रेल तथा पाइपलाइन परिवहन के बारे में हमने विस्तार से जाना। जल परिवहन के टॉपिक को हम चर्चा करते हुए छोड़ चुके थे। बीच में हमने देखा था कि जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन कहलाता है। कारण है कि इसमें मार्ग निर्माण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरह से सड़क परिवहन में सड़कों को बनाना पड़ता है, रेल परिवहन में रेल की पटरियों को बिछाना पड़ता है, वायु परिवहन के लिए हवाई अड्डों का निर्माण करना पड़ता है, उस तरह से जल परिवहन में किसी भी मार्ग के निर्माण की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं साथ में जल राशि के द्वारा यानी जल के द्वारा ही जहाजों पर वेग लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, जिससे फ्यूल में भी कम खर्च होता है, यानी फ्यूल की भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। तो ऐसे में बात इतनी सी आती है कि जब लागत कम आती है तो स्वतः सी बात है कि कीमतें भी क्या कम हो जाएंगी। यही कारण है कि जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इस परिवहन के माध्यम से विशेषकर भारी वस्तुओं को और उन वस्तुओं को भेजा जाता है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में या स्थान परिवर्तित होने में उनके पदार्थों में कमी आ जाती है, जो नष्ट होती चली जाती हैं। ऐसे में एक बार जहाजों पे माल लाद दिया जाता है। अब इन जहाजों पे से माल को उसी समय उतारा जाता है जब इनका निर्धारित स्थान हो चुका हो। यानी रेल परिवहन, सड़क परिवहन के माध्यम से तो वस्तुओं को बार बार हर स्टेशन पर उतारा जाता है, चढ़ाया जाता है, लेकिन यहां ऐसी स्थितियां देखने को नहीं मिलती। तो इसलिए यहां भारी वस्तुओं और स्थूलकाय यानी वे वस्तुएं जो स्थान बदलने के साथ साथ नष्ट होती चली जाती हैं को ले जाना अनुकूल होता है। भारत के अंतर्गत परिवहन, जो जल परिवहन है, वो दो प्रकार से होता है। एक आंतरिक जल परिवहन और दूसरा समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन देश में नदियों के माध्यम से देश की सीमाओं के अंतर्गत होने वाला परिवहन आंतरिक जल परिवहन। गंगा नदी के माध्यम से, यमुना नदी के माध्यम से, ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन कर रहे हैं तो वो आंतरिक जल परिवहन है। या छोटी नदियों के अंतर्गत ही नावों के संचालन से मनोरंजन का कार्य किया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो भी एक तरह से आंतरिक परिवहन में ही माना जाएगा। यानी देश की सीमाओं के अंदर अंदर ये कार्य हो रहा है। लेकिन दो देशों की सीमाओं के मध्य होता है तो यह समुद्री परिवहन के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में परिवहन का सबसे बढ़िया माध्यम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण माध्यम समुद्री परिवहन ही था। उस समय आज की तरह कोई वायु परिवहन नहीं थे, उस समय कोई रेल परिवहन, सड़क परिवहन नहीं थी, अपितु जो भी परिवहन किया जाता था दो देशों के मध्य वो समुद्री परिवहन के माध्यम से ही होता था। भारत, जिसकी समुद्र तटीय रेखा 7516.6 किलोमीटर है, अभी हम देखेंगे इन फैक्ट्स को, इन पर कई बड़े बंदरगाह और कई छोटे और मध्यम बंदरगाह हैं। बंदरगाह वह स्थान जहां पर जहाज आते हैं, रुकते हैं, माल उतारते हैं, चढ़ाते हैं और चले जाते हैं। अर्थात जिस तरह से रेलवे स्टेशन होता है, रेलगाड़ियों के लिए रेल स्टेशन होता है, बसों के लिए बस स्टैंड होता है, हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डे होते हैं, उसी प्रकार से जहाजों के रुकने, माल उतारने, चढ़ाने आदि के लिए जो स्थान बने हुए होते हैं
उन्हें बंदरगाह कहा जाता है। तो भारत की समुद्र तटीय रेखा पर 12 बड़े बंदरगाह और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। इन बंदरगाहों से भारत का समुद्री व्यापार, भारत से वस्तुओं को निर्यात किया जाता है दूसरे देशों में, और दूसरे देशों से भारत में वस्तुओं का आयात भी इन्हीं बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है। इस मानचित्र को समझें। यह भारत की समुद्री तटीय रेखा को दर्शाने वाला एक मानचित्र। ये नीला रंग दिखाया जा रहा है आपको, ये पूरा, ये अरब सागर है इस तरफ, ये पूरी बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। प्रायद्वीप वह स्थल भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो। आप देख सकते हैं अरब सागर, यहां हिंद महासागर और यहां बंगाल की खाड़ी। इन तीनों तटीय क्षेत्रों पर, यानी हम देखा जाए तो इधर पश्चिमी भाग और इस पूर्वी रेखा पर कई बंदरगाह सामने आते हैं। वैसे देखा जाए तो यहां से गुजरात से शुरू हो रहे हैं, आप देखना सामने, यहां से लेकर जो आपको ये ब्लू लाइन दिखाई दे रही है यहां तक, यहां बांग्लादेश आ जाएगा, यहां तक की जो लंबाई है इस रेखा की वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन जब इन द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाता है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जब इनको भी शामिल कर लिया जाता है तो इस रेखा की टोटल लंबाई होती है 7516.6 किलोमीटर। यानी इसको भी शामिल करेंगे तो 7516.6 और सिर्फ इसी को लिखेंगे तो 6100। बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई बताइए, समुद्री तट रेखा की, तो लिखना है आपको 7516.6। और अगर प्रश्न यह आता है कि भारत की मुख्य भूमि की समुद्री तट रेखा की लंबाई, तब लिखना है आपको 6100 किलोमीटर, क्योंकि मुख्य भूमि का हिस्सा ये रहा और टोटल हिस्सा, क्योंकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी किसका हिस्सा है, ये भी भारत का ही हिस्सा है। तो इस समुद्री तट रेखा पर कई बड़े बंदरगाह सामने आते हैं, जिनमें सबसे पहले देखिए आप कांडला बंदरगाह। कहां पर? गुजरात राज्य में। कांडला बंदरगाह कहां पर है? गुजरात राज्य में। उसके बाद मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसको मत देखना छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है, ये हवाई अड्डा है, हम बंदरगाहों की अभी चर्चा कर रहे हैं। मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह हैं महाराष्ट्र राज्य में। फिर मारमागांव गोवा में, न्यू मंगलौर कर्नाटक में और कोच्चि केरल में। आप देखिए हमारे पश्चिमी तटरेखा पर अरब सागर से सीमा बनाने वाले ये 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, कक्षा में मैंने पहले कभी चर्चा भी की थी आप लोगों से। छोटी सी ट्रिक,
गुमगो काके, गुमगो काके यानी काका जो है वो गुम गया है। कहां पर? अरब सागर में। अब गुमगो के पहले अक्षर से बनता है गुजरात, फिर मा से महाराष्ट्र, गो से गोवा छोटा सा, का से कर्नाटक और के से केरल। तो ये 5 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, और इन 5 राज्यों पर स्थित हैं 6 बड़े बंदरगाह। वो कौन कौन से? सबसे पहला कांडला। ध्यान दीजिए, आप एक एक बंदरगाहों के बारे में चर्चा करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित होने वाला पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित होने वाला पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह। क्योंकि जब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी हमें, यानी देश का विभाजन नहीं था, भारत और पाकिस्तान दोनों एक हुआ करते थे, तो भारत के पश्चिमी तट के व्यापार जो हुआ करते थे वो कराची बंदरगाह से हुआ करते थे, कराची। लेकिन विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद कराची बंदरगाह चला गया पाकिस्तान की सीमाओं में। अब भारत के पास बंदरगाह की कमी खली। पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह का होना जरूरी था जो कराची बंदरगाह की तरह आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परिणामतः भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया एक बंदरगाह कांडला बंदरगाह। यह बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंदर का हिस्सा, ये कच्छ की खाड़ी है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये खंबात की खाड़ी है। तो कच्छ की खाड़ी पर कांडला बंदरगाह। ये कांडला बंदरगाह राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है। राजस्थान ये रहा, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कांडला, क्योंकि जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे राजस्थान से दूरी बढ़ती चली जाएगी। यह प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है, अपने बोर्ड एग्जाम में आया था। राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह मतलब इस स्थान पर ज्वार भाटा नियमित रूप से आते रहते हैं। तो आप देखिए कांडला बंदरगाह के बारे में कितने फैक्ट हमें मिले। पहला, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित होने वाला बंदरगाह, पहला बंदरगाह। दूसरा फैक्ट, कराची बंदरगाह की कमी को दूर करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया? कांडला बंदरगाह का। राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। आप इसको ये मत माने कि सिर्फ 10th क्लास ही पढ़ रहे हैं, ये भविष्य में आपको कई कंपटीशन एग्जामों में भी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो कांडला बंदरगाह कई रूपों में हमारे लिए महत्वपूर्ण और गुजरात राज्य के अंदर ये स्थित है। कराची बंदरगाह की कमी को दूर करने के लिए कांडला बंदरगाह निर्मित किया, लेकिन जब कांडला बंदरगाह बन गया तो कांडला बंदरगाह पर दबाव बढ़ने लगा। आखिरकार कांडला बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए जो दूसरा बंदरगाह निर्मित किया गया वो मुंबई बंदरगाह निर्मित किया गया, जिसका पहला नाम बंबई था। हालांकि मुंबई बंदरगाह ऑलरेडी था पहले भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी शासन के दौरान ही मुंबई प्रेसिडेंसी शहरों में आता था जिसका बंबई नाम था, लेकिन बेहतर तरीके से यहां व्यापार नहीं था। लेकिन जब इस पर दबाव बढ़ा तो इसके दबाव को कम करने का काम आया बंबई बंदरगाह पर, जिसे आज मुंबई कहा जाता है। समय बीता और मुंबई बंदरगाह जब विकसित हुआ तो कांडला का तो दबाव कम हो गया, लेकिन मुंबई पर दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी कहलाती है देश की। कई व्यापारिक कंपनियां, कई व्यापारिक संस्थाएं, कई प्रशासनिक कार्यालय मुंबई के अंतर्गत है, और मुंबई एक महानगरों की श्रेणी में आता है। इसलिए आसपास के तमाम क्षेत्रों से जो व्यापार होने लगा वो मुंबई बंदरगाह से होने लगा। आखिरकार इसके दबाव को कम करने के लिए जस्ट सामने एक और बंदरगाह बनाया गया, और वो था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला आता है मारमा गांव
जो गोवा के अंतर्गत स्थित है। गोवा एक छोटा सा हमारा राज्य, और न्यू मंगलौर कर्नाटक में स्थित है। ये दोनों ही बंदरगाह ऐसे हैं जिनके माध्यम से भारत से लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। हालांकि और भी हैं, पारादीप भी है, विशाखापट्टनम भी है लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए, लेकिन पश्चिमी देशों के अंतर्गत लौह अयस्क का निर्यात मार्मागांव और न्यू मंगलौर से किया जाता है। फिर केरल के अंतर्गत स्थित कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह एक लैगून बंदरगाह है। लैगून बंदरगाह का मतलब होता है कि तटीय क्षेत्र और सागर के मध्य एक छोटी झील पड़ती है। तटीय क्षेत्र और सागर के मध्य एक छोटी सी झील जो है वो लैगून कहलाती है, और इसी लैगून के मुहाने पर स्थित है कोच्चि बंदरगाह। अब वो कैसे, जरा समझिए। मान लीजिए ये हमारे तटीय सीमा है, आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पूरे में जल भरा हुआ है। प्राकृतिक क्रियाएं बहुत सी होती हैं, वो किस प्रकार से होती हैं वो लंबा टॉपिक खिंच जाएगा, लेकिन आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में एक प्रवाल नामक जीव के बारे में। यह जीव अपने मुंह से लगातार कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करता रहता है। तो इन जीवों के माध्यम से जब ये जीव लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं, तो उनके स्राव के कारण तट से लेकर तट तक एक दीवार बन जाती है। आप देख सकते हैं इस तरह से एक दीवार बन गई। अब दीवार बन गई तो यहां पर जो है वो जल भरा रह गया, क्योंकि पहले जल था ही ऑलरेडी, अब जल भरा रह गया। ये स्थल भाग हो गया, और ये जो दीवार बनी है ये भी स्थल भाग हो गई है। तो ऐसी झील कहलाती है क्या? लैगून झील। और इस झील के मुहाने पर ही जो बंदरगाह होते हैं उन्हें लैगून बंदरगाह कहा जाता है। और कोच्चि बंदरगाह जो केरल में स्थित है वो इसी तरह का लैगून बंदरगाह है। तो बड़े विस्तार से चल रहा हूं इस चीज के लिए अपन। तो आप देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, अब मैं बोल रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, आप रिपीट करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकसित होने वाला पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह, बहुत से बच्चों ने ध्यान कर लिया होगा। किस बंदरगाह की कमी को दूर करने के लिए कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया? कराची बंदरगाह की कमी को दूर करने के लिए कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। कांडला के बढ़ते हुए दबाव को कम करने के लिए कौन से बंदरगाह का निर्माण किया गया? मुंबई बंदरगाह का निर्माण किया गया। न्यू मंगलौर और मार्मागांव से कौन से पदार्थ का निर्यात किया जाता है? लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। कौन सा बंदरगाह लैगून के मुहाने पर स्थित है? कोच्चि बंदरगाह लैगून के मुहाने पर स्थित है। तो आप देखिए, ये पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह। ऐसे ही कुछ पूर्वी तट पर बंदरगाह स्थित हैं, जिनमें चेन्नई और तूतीकोरिन शामिल है, ये तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित बंदरगाह। पारादीप उड़ीसा में स्थित बंदरगाह। और कोलकाता और हल्दिया ये पश्चिम बंगाल में स्थित बंदरगाह हैं। ये कुछ बंदरगाह जिनमें हम चर्चा करेंगे कोलकाता बंदरगाह की। कोलकाता बंदरगाह एक अंतः स्थलीय बंदरगाह है, ध्यान रखना आप। अंतः स्थलीय बंदरगाह अर्थात स्थल के अंदर बंदरगाह है ये। ध्यान दीजिए, जितने भी बंदरगाह होते हैं वो तटीय रेखा पर ही होते हैं, क्योंकि बंदरगाह मतलब जहाजों के रुकने का स्थान। जहाज चलते हैं पानी में, तो पानी के नजदीक यानी किनारे पर जो स्थान है उन्हीं पर बनाए जाते हैं बंदरगाह। आंतरिक क्षेत्र में बंदरगाह यहां बना दिए जाएं वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जहाज यहां से अंदर कैसे आएगा। लेकिन कोलकाता बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह है जो अंतः स्थलीय बंदरगाह है।
क्यों है जरा वो समझिए। हमारी जो एक नदी है गंगा नदी, आप समझिए, उत्तराखंड से ये निकलती है। उत्तराखंड से दो नदियां अलकनंदा और भागीरथी आगे बढ़ती हैं और उत्तराखंड में देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं, जहां से गंगा का निर्माण होता है। यह गंगा उत्तर प्रदेश बहती हुई बिहार जाती है और बिहार से आगे बढ़ते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचती है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत इसकी एक शाखा हुगली नदी के नाम से, हुगली नदी के नाम से बंगाल की खाड़ी में आ जाती है। तो दूसरी शाखा इसकी बांग्लादेश में पहुंच जाती है, जहां इसे जमुना, पद्मा अन्य नामों से जाना जाता है। फिर उत्तर में यहां से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी आ रही होती है। उद्गम यहां से होता है तिब्बत की मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र का, ये आती है और अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए ये बांग्लादेश पहुंचती है और यहां गंगा से मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी आप बात समझिए, ये गंगा नदी जब यह आ रही है पश्चिम बंगाल में तो बिल्कुल सीधी रेखा के माध्यम से यह गिरती है कहां पर, बंगाल की खाड़ी में। यानी वैसे तो नदी लहरदार अवस्था में चलती है, सर्पिलाकार चलती है, लेकिन यहां पर जो नदी चलती है वो सीधी चलती है। यानी कोलकाता से होते हुए ये नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। परिणामतः यहां से जहाज सीधे अंदर तक पहुंच जाते हैं इस नदी के माध्यम से। अगर ये नदी ऐसी लहरदार होती तो जहाज सफर नहीं कर सकते थे, लेकिन विशेष बात यह है कि ये नदी बिल्कुल सीधी है। तो ऐसे में बंगाल की खाड़ी में आने वाला जहाज सीधे इस नदी के माध्यम से कोलकाता तक पहुंच जाता है। इसलिए कोलकाता बंदरगाह एक अंतः स्थलीय बंदरगाह कहलाता है। कोलकाता बंदरगाह है क्योंकि हुगली नदी है। अगर हुगली नदी नहीं होती तो कोलकाता बंदरगाह नहीं बन सकता। अर्थात आप बात समझ गए इस चीज को कि कोलकाता बंदरगाह एक अंतः स्थलीय बंदरगाह क्यों है। कारण है क्योंकि हुगली नदी सीधे बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है। इसके अलावा पारादीप बंदरगाह है, उड़ीसा के अंतर्गत है। पारादीप और विशाखापट्टनम ये दोनों ही बंदरगाह लौह अयस्क का निर्यात करने के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। वहीं लास्ट देखें नीचे की तरफ तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है और तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु के अंतर्गत स्थित है। तो ये जल परिवहन से संबंधित कुछ चर्चाएं हुई। हालांकि जल परिवहन के अंतर्गत समस्याएं कम देखने को मिलती हैं, लेकिन फिर भी तूफानों के समय, चक्रवातों के समय जल परिवहन में भी बाधा पहुंचती है। तो आज हमने जल परिवहन के बारे में विस्तार से जाना। शेष परिवहन जो वायु परिवहन रह जाता है और संचार के कुछ माध्यम हैं उनकी चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।